ठीक है, तो हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे जाए बेटा, जिसको लोग किकिंग एक्सपेरिमेंट भी या हॉर्स शू एक्सपेरिमेंट, अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो उससे पहले हम ना कल वाली क्लास की कुछ चीजें मिस कर गया था मैं, टाइम नहीं था इस वजह से हमारी हो नहीं पाई थी। तो अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, बच्चे बच्चे को वैसे तो पता है, फिर भी तो देखो, पहला यूज जो है ना, इसको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बेल हो गया, इलेक्ट्रिक फैन हो गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गई। यूजेस इन यूजेस नहीं, यूज्ड इन, यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक बेल, देखा होगा आपने, बेल के अंदर होती है। इलेक्ट्रिक फैंस, पंखे के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स देखी होंगी, गोल 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 टर्न्स बनाए जाते हैं कॉपर वायर्स के। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। अब ये हर इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं, वो नहीं जो राजधानी वगैरह जो इंजन इसका इलेक्ट्रिक है, वो नहीं, इसे बोलते हैं मैंगलेव ट्रेन। तो तुमने देखा होगा ना, वो हवा में थोड़ी, जमीन से थोड़ी सी हवा में उठ के चलती है ना, जापान वगैरह में कहीं तो चलती हैं, जर्मनी वगैरह में। तो वो मैंगलेव ट्रेन है हमारी। दूसरा इसका यूज होता है बेटा मेडिकल एरियाज में। तो आपने सुना होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI। तो MRI करने के लिए भी यूज होता है इन मेडिकल प्रैक्टिसेस फॉर रिमूविंग, ठीक है, पहले तो ये वाला समझ लो, फॉर रिमूविंग पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम वुंड्स। जब कभी कोई बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाए जिसमें ना आयरन वायरन घुस जाए बॉडी के अंदर, उसके पीसेस घुस जाए, तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करके जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करके, ठीक है, उन आयरन के पीसेस को रिमूव कर लेते हैं। और इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, इमेजिंग, MRI, टू डायग्नोज ट्यूमर्स, ट्यूमर्स वगैरह का पता करने के लिए, ठीक है, एक्सेट्रा। अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। उस पर आपको बेटा बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि ना, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या उस पर कोई फोर्स लगता है? अगर लगता है तो किस डायरेक्शन में लगता है, कितनी पावर होती है, कितना मैग्नीट्यूड होता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम होगा फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरा टॉपिक का नाम है बच्चों, ठीक है। तो जब भी आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, एक ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर करंट है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, मैग्नेट के बीचों बीच रखोगे, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो एक
फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, वो करेगा फोर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। तो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज placed in a magnetic field, it experiences a force। तो वो एक एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन इट is placed when it is placed when it is placed parallel to the magnetic field। ठीक है, जब भी आप किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को जिसके अंदर करंट है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, हर बार उस पर फोर्स लगेगा। कब नहीं लगेगा? जब वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, तब नहीं लगेगा, अदरवाइज हर बार लगेगा। कब मैक्सिमम है, कब मिनिमम है, वो भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा सब्र करो, एक एक्सपेरिमेंट करके जानेंगे ये जो फोर्स है ना, वो कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट ना, आपका एक्टिविटी, आपकी एनसीईआरटी में अगर मैं बात करूं तो देखो बेटा, अभी हमें एक्टिविटी ना 12.7 पढ़नी है अपनी बुक से, एक बार गो थ्रू करेंगे थॉरोली, ढंग से पढ़नी है, ढंग से, ठीक है। और देखो, तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मेरी एम्पियर ने किया था, ठीक है, और एक्टिविटी करके दिखाई थी, ठीक है। और इसको अलग अलग टीचर इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग नाम देता है, फिलहाल तो मैंने नाम दिया है किकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और ज्यादातर स्कूल के टीचर्स इसे किकिंग एक्सपेरिमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसे किकिंग एक्सपेरिमेंट नाम देते हुए इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ है वो बात करेंगे। तो किकिंग एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, देखो, आपको एक एल्यूमिनियम रॉड लेनी है 5-6 सेंटीमीटर की। वो जो AB नाम की रॉड दिख रही है ना, ग्रे ग्रे कलर की, वो एल्यूमिनियम रॉड है। उसको क्या करना है कि 2 कनेक्टिंग वायर से सस्पेंड कर देना, हवा में लटका देना एक स्टैंड के ऊपर, जिस तरीके से दिखाया गया है। और एक स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट इस तरीके से रखनी है कि वो रॉड इन दोनों मैग्नेट के पोल्स के बीच में हो। वो रॉड जो है इन दोनों मैग्नेट, मतलब इस मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच में हो, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना है, जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, लिखा है इस पे, लिख के आता है, तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा ना बेटा, उसको रॉड के नीचे रखना है, और जो मैग्नेट का साउथ पोल है उसको रॉड के ऊपर रखना, मतलब टिल्टेड रखिए। तुम्हें लग रहा है ना जमीन पे बिछा के रखिए, नहीं, कुछ टिल्टेड करके हवा में उठा के रखी हुई है थोड़ी सी, ठीक है। साउथ पोल ऊपर की तरफ है और नॉर्थ पोल जो है रॉड के नीचे की तरफ है, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम रॉड को बैटरी में कनेक्ट करना है सीरीज में, एक रियोस्टेट लगाना है ताकि करंट की वैल्यू में हम थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सके। और पहले देखो, करंट को A to B डायरेक्शन में, सॉरी B to A डायरेक्शन में भेजना है। अभी जैसे ये तुम्हें जिस हिसाब से डायग्राम बना हुआ है ना, जिस हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किए हैं, तो तुम देखोगे अगर गौर से, तो पहले करंट B में जा रहा है, फिर A में जा रहा है, यही हो रहा है ना, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद स्विच ऑन करना। अब ना ये देखना है कि रॉड किस तरफ डिस्प्लेस होगी, ठीक है, रॉड किस तरफ डिस्प्लेस होगी। तो इस सेटअप के हिसाब से, ये जो हमारा ये सेटअप जो डायग्राम में दिख रहा है,
इस सेटअप के हिसाब से रॉड जो है पहले लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस होगी। ठीक है, किस तरफ डिस्प्लेस होगी? लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस होगी। उसके बाद आप बैटरी को उल्टा कर दो, पोलैरिटी बदल दो, करंट की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी, अब ए टू बी हो जाएगी। ए टू बी हो जाएगी तो आप देखोगे पहले रॉड जो लेफ्ट आ रही थी वो राइट चली जाएगी। रॉड में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि अगर हम करंट की डायरेक्शन बदलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, यानी कि जो फोर्स लग रहा है रॉड के ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, जो क्या बोलते हैं यहाँ पे जो फोर्स जनरेट हो रहा है उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर ना इस हॉर्सशू को हटा के इससे भी स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट रख देना, फिर डिस्प्लेसमेंट देखना, तो डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा हो जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट हमारा और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो इससे हमने यही कंक्लूजन निकाले हैं। ठीक है, इससे हमने यही कंक्लूजन निकाले हैं। तो अब इस एक्टिविटी के बारे में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इस एक्टिविटी के बारे में लिख देता हूँ। तो जो मैंने ऑब्जर्वेशन देखी, रिजल्ट तो बाद में लिखूंगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या थी? पहली कि when the direction of is from B to A and the north pole is downwards, नीचे की तरफ, and south pole is upward, और साउथ पोल का था अपवर्ड। of the aluminium rod एल्यूमिनियम रॉड के नीचे की तरफ था नॉर्थ पोल और ऊपर की तरफ था साउथ पोल। Then the rod get displaced towards left, तो रॉड हमारी लेफ्ट को डिस्प्लेस हो गई। रॉड हमारी क्या होगी? लेफ्ट को डिस्प्लेस हो गई। ठीक है, फिर हमने क्या किया? अगले केस में करंट की डायरेक्शन बदल दी। ठीक है, बाकी सेटअप में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है। तो हमने देखा द डायरेक्शन ऑफ करंट, when the direction of current is from A to B, ठीक है, then the rod get, ठीक है, rod gets displaced towards the right, तो वो राइट की तरफ डिस्प्लेस होगी। ठीक है, तो हमारी राइट की तरफ डिस्प्लेस हो गई। अब उसके बाद आगे समझो। फिर अगर तुम मैग्नेट को उल्टा कर देते, साउथ को ऊपर, नॉर्थ को नीचे। थर्ड केस में क्या किया कि आफ्टर रिवर्सिंग the direction of magnetic field, डिस्प्लेसमेंट फिर से रिवर्स हो गई। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड गेट डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अगर हम केस 1 के हिसाब से चलें कि करंट को B to A रखें और बस मैग्नेट को उल्टा कर दें,
नॉर्थ को ऊपर, साउथ को नीचे कर दें, तो अब रॉड किधर को जाएगी? टुवर्ड्स लेफ्ट। किधर जाएगी? टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट की तरफ जाएगी। तो भैया इस पूरी एक्टिविटी से जो हमारा कंक्लूजन निकलता है, ठीक है, वो क्या निकलता है? अच्छा, फिर हमने क्या किया कि रॉड को ना मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया। रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया। In case the rod is placed parallel to the magnetic field, it experiences no force। तो उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगा। ठीक है, तो हमने इस एक्सपेरिमेंट से ये पता किया कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो it has experimentally been found out that force, ये जो फोर्स लग रहा है ना उस रॉड के ऊपर, फोर्स F acting on the rod in a magnetic field is आ जाओ भैया, तो वो किन किन फैक्टर पर कैसे कैसे डिपेंड करता है? तो देखो, पहले तो सबसे पहले बच्चों, वन, डायरेक्टली proportional to the current I के, that is, ये जो फोर्स है ना, फोर्स वो I के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा रॉड डिस्प्लेस करेगी, मतलब उस पर उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक, दूसरा, डायरेक्टली proportional to the length of the conductor, यानी कि इस केस में लेंथ को हम एल से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, लेंथ को हम एल से डिनोट कर रहे हैं, लेंथ एल ऑफ द, यहाँ कंडक्टर को रॉड बनाया गया था ना, ठीक है, रॉड, दैट इज क्या बच्चों? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब ये कि अगर लेंथ ज्यादा होगी कंडक्टर की, 5 सेंटीमीटर की ली थी ना, 10 की कर दोगे, तो अगर मान लो पहले रॉड अपनी पोजीशन से 10 सेंटीमीटर खिसकी थी, तो अब वो 20 चली जाएगी, डबल। मतलब जितना ज्यादा कंडक्टर बड़ा होगा उतना ज्यादा उस पर फोर्स लगेगा। फिर तीसरा जितनी ज्यादा पावर की मैग्नेट रखोगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड
ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड को बेटा बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, दैट इज F is directly proportional to B, which means, ठीक है, जिसका मतलब है more the magnetic field more the force, ठीक है, मतलब अगर वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट लाओगे तो और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, तो अगर बच्चों में इसको इक्वेशन नाम दूं 1, इसको नाम दूं 2 और इसको नाम दूं 3, तीनों ही 1 2 3 तीनों ही F के प्रोपोर्शनल है, तो कंबाइनिंग, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, मैंने पढ़ा दिया, कंबाइनिंग 1, 2 and 3 we get, क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा बच्चों कि ना F is proportional to BIL, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और लेंथ। ये तुम्हारी टीचर ने बिल बोल के सिखाया होगा, अगर किसी की सिखाया होगा तो, ठीक है। और अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट की बात करूँ ना, फोर्स की पता है सबको न्यूटन होती है, लेंथ की मीटर होती है ना, अभी तक मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट की मैंने बात नहीं की थी, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है टेस्ला, द एसआई यूनिट ऑफ, ठीक है, the SI unit of magnetic field is Tesla। राइटिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है, कुछ भी चीज समझ ना आए तो आप नीचे डाल देना कमेंट बॉक्स में। चलो, अच्छा, बाकी ये तो मैंने मैग्नीट्यूड की बात की है बच्चों, अभी डायरेक्शन की बात नहीं की। तो द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, exerted force, जो फोर्स लग रहा है, the direction of exerted force depends on, जो फोर्स लगेगा ना उसकी डायरेक्शन बेटा दो चीजों पर डिपेंड होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे, ठीक है। बाकी इस एक्सपेरिमेंट में अगर आपको लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट देखना हो ना, तो वहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ना, जो करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। बाकी इससे मैं तुम्हें फॉर्मूला बना के देता हूँ, ये देखो, ये वाला ना एफ वाले से, तो फॉर्मूला ये बनता है बेटा, एफ इज इक्वल टू बिल कॉस थीटा, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, बिल कॉस थीटा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे ना तो वो कुछ ना कुछ तो लगेगा, तो यहाँ कॉस थीटा लग जाता है, बिल कॉस थीटा। बाकी ये चीज आपको ना क्लास 12th में पढ़ाई जाएगी, ठीक है, तो मैं इसलिए तुम्हें फंसाना नहीं चाहता। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, कॉस थीटा में सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 1, और वो किस वैल्यू, कितने एंगल पे होती है, 90 डिग्री पे, कितने एंगल पे होती है, 90 पे, पता ना कॉस 91 होता है। तो फोर्स सबसे ज्यादा कब मिलेगा, जब परपेंडिकुलर 90 होगा, ठीक है, जब 90 होगा, क्या, मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नजर आएगा, ठीक है। तो भैया देखिए, जस्ट अ मिनट,
अरे बेटा सॉरी 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 ना, यहाँ मेरे से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक हुई है, और पता नहीं ये ना कॉस थीटा नहीं था, साइन थीटा था, दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, सॉरी फॉर दिस। साइन थीटा होता है, और साइन थीटा ही 90 पे मैक्सिमम होता है ना, आपको पता होगा ना, साइन थीटा की वैल्यू 90 होती है। अब थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है मैंने, ठीक है, तो पिछले 1 मिनट की वीडियो को थोड़ा भूल जाना। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, बिल साइन थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की क्या होती है, साइन 90, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो द डिस्प्लेसमेंट of the rod is largest, और द इसका मतलब है मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ और द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द exerted force is the highest when the direction of current is at right angles to the direction of the magnetic field, ठीक है। मतलब कुछ इस केस की डिमांड की जा रही है, ठीक है, कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा यानी बी, ठीक है, और ये हमारा आई, ठीक है। जब दोनों एक दूसरे के इस तरीके से परपेंडिकुलर होंगे ना, तो आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी, है ना। तो इस फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए एक सिंपल सा रूल दिया गया, ठीक है, एक सिंपल सा रूल दिया गया, कहते सिंपल है ना, जब लगाने पे आते हैं तो आपको भी पता होगा सर कि क्या ही सिंपल है, उंगलियां ही घुमाते रह जाते हैं, ठीक है। तो rule to find the direction of the force on the conductor, और उस रूल को कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि ना, आपको क्या करना है कि अपना थंब, अंगूठा, अपनी फोर फिंगर जिसे आप इंडेक्स फिंगर भी कहते हो, एंड आपकी मिडिल फिंगर, ठीक है, कुछ इस तरीके से अरेंज करनी है कि वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो जो अंगूठे का मतलब जो आपका थंब होगा, ठीक है, थंब फोर्स की डायरेक्शन देगा, आपकी जो फोर फिंगर है फील्ड की डायरेक्शन देगी, और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन देगी, ठीक है। पहले मैं लिखवा देता हूँ, उसके बाद ना एक सुंदर सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी मेरी ड्राइंग देख के आप कुछ समझो ना समझो मेरी ड्राइंग के बारे में, मेरी ड्राइंग से बहुत खुश होने वाले हो। चलो तो देखो, बहुत बढ़िया ड्राइंग बनाता हूँ मैं, आज अपनी कलाकारी दिखाऊंगा आपको यहाँ, तो बैठ के देखिएगा, सब्र करिएगा और देखिए, ठीक है। तो इस रूल के हिसाब से क्या है, तो अकॉर्डिंग टू
to this rule. Stretch thumb, forefinger, and middle finger of your left hand, hand, such that they are mutually, मतलब आपस में परपेंडिकुलर हों to each other, ठीक है। तो if forefinger represents सीरीज नहीं बिगाड़ेंगे, ठीक है बेटा, सीरीज बिगाड़ दूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मैं सीरीज में रखता हूँ। if the thumb represents direction of motion, ठीक है, यानी कि force, the forefinger represents the direction of magnetic field, बच्चे ना इसे इंडेक्स फिंगर कहने लगते हैं यार, वो थोड़ा सा ना अगर ना करो तो तुम्हें कुछ यहाँ से एक चीज याद हो जाएगी। देखो मैं लिखता हूँ 4F ना, ऐसे करके देखो, जस्ट अ मिनट ना यार, फाइल बहुत बड़ी हो गई तो हैंग होने लग गई है। फोर है ना, और यहाँ देखो जरा, फील्ड है ना, फोर फिंगर में एफ आता है और फील्ड में भी एफ आता है। तो फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है। एंड द मिडिल फिंगर represents the direction of current, तो कुछ इस तरीके से है कहानी भाई, अपने से बनेगा तो है नहीं, ठीक है, बाकी बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा थंब, ठीक है, फिर जो हमारी ये होगी फोर फिंगर, तो इसके परपेंडिकुलर रखना है मिडिल फिंगर को, ठीक है। ये हमारा थंब था, किसको रिप्रेजेंट करता था? फोर्स को। और ये हमारा क्या है? फोर फिंगर, फील्ड को। और फोर्स ना लिख के मोशन लिखना, ठीक है। ये तो तुम कहोगे सर अभी ये फोर्स में भी एफ आ रहा है और फील्ड में भी एफ आ रहा है, तो मोशन लिख देना, मोशन। और ये आपकी जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर
पे करंट, इसे मदर फादर चिल्ड्रन करके याद करते हैं। मदर यानी मोशन, फादर मतलब फील्ड, और सी फॉर करंट, सी फॉर चिल्ड्रन, मदर फादर चिल्ड्रन करके भी याद करते हैं। ठीक है, तो भैया इस कॉन्सेप्ट पे कौन कौन से डिवाइस काम करते हैं? ठीक है, ठीक है, इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, तो इस पे काम करते हैं, मतलब सॉरी मैं बता देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लिख दूँ पहले। डिवाइसेस दैट यूज current carrying conductors and magnetic field include electric motor, electric generator, loudspeakers, microphones, and measuring instruments। तो इन सब में ना इस चीज का यूज होता है। इलेक्ट्रिक मोटर यानी आपके पंखे वंखे में जो मोटर लगे होते हैं, ठीक है, पानी वाला भी मोटर ही होता है। इन सब में देखा होगा आपने एक बीच में ना वो कॉइल बना रखी होती है, ठीक है, वहां पे इस इफेक्ट का यूज होता है। उसके बाद देखो बेटा, अब जस्ट अ मिनट। तो अगला टॉपिक है हमारा बेटा डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट, एसी डीसी। डायरेक्ट करंट जिसे हम डीसी कहते हैं, ठीक है, डीसी एंड अल्टरनेटिंग करंट, एसी। तो अगर करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है, तो हम उसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। इफ करंट flows only in one direction, it is called direct current, DC। ठीक, और इसे डिफरेंस की फॉर्म में लिख लेना, मैं डिफरेंस की फॉर्म में लिखा रहा हूं आपको। लेकिन if the current reverses, current the current reverses its direction after equal intervals of time, after equal intervals of time, it is called alternating
इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, यानी एसी। ठीक, तो जो डीसी का ग्राफ बनता है ना, वो कुछ यूं करके बनाते हैं वो लोग, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है डीसी, और एसी कुछ इस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाता है, ठीक है, ये उसका ग्राफ रहता है। इसका ये गायब हो गया, ये वेव्स बराबर बराबर होती है ना, पतली मोटी नहीं होती, मेरे से बन नहीं रही है, बाकी बराबर ही रखनी है आपको, ठीक है। व्हाई दिस इज हैपनिंग, ये ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ लिखा हुआ चीज मिट रहा है ना, तो थोड़ा मैं इसकी जगह ना डायग्राम जो बनाया था मिट रहा है, तो मैं इसकी जगह कुछ लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी देखो, डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, इज 0 हर्ट्ज, और जो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है ना, इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। इंडिया में 50 हर्ट्ज से कंट्री टू कंट्री अलग अलग रहेगी, ठीक है, कंट्री टू कंट्री वेरी करेगी, फिलहाल हमें इंडिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और बाकी अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ देखो कुछ यूं करके बनाना है, जिसका सही ग्राफ है ना, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो, तो शायद इसीलिए गॉड जो है ना, इसको हटा रहा था बार बार, क्योंकि मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा था, ठीक है। बाकी ग्राफ ऐसा बनता है इसका, पूछता नहीं है मैं ना, बस बना के दे रहा था, फिर कुछ इस तरीके से बनता है, नीचे नहीं जाता, ये नीचे नहीं जाता है, तो ये हमारा, देखो इसमें ये वाली एक्सिस जो होती है ना बच्चों, ये करंट की एक्सिस होती है, और ये वाली जो नीचे जा रही है टाइम की एक्सिस होती है, और ये वाली करंट की एक्सिस होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी अल्टरनेटिंग करंट की, ठीक है, तो देखो ये करंट की एक्सिस है फाई, और एक्स हमारी टाइम की एक्सिस है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है बच्चों, ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है। देखो फिर गायब हो गया, है ना, पता नहीं क्या ही चल रहा है, अल्टरनेटिंग करंट खा रहा है क्या इसको, चलो जस्ट अ मिनट। अच्छा, अरे आगे डीसी में देखते हैं, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डिस्टेंस ट्रांसमिशन as power losses are high। डीसी को जब तुम लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट करोगे तो ना बहुत ज्यादा पावर लॉस होते हैं, लेकिन एसी में पावर लॉसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, एसी में पावर लॉस जो है बेटा वो बहुत कम होते हैं, सुटेबल फॉर लार्ज या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन as power loss are very very low, very low। अब इस्तेमाल कहाँ होते हैं, ठीक है, तो जो तुम्हारे सेल्स होते हैं, बैटरीज, ठीक है,
सेल, बैटरी, है ना, ये सब क्या करते हैं, प्रोड्यूस डीसी, ये डीसी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और बाकी आपको ये कहाँ मिलेगा, एसी, तो एसी वगैरह हमारे जनरेटर्स वगैरह में, इन सब में, ठीक है, जनरेटर्स में यूज होता है, जनरेटर में, या जो हमारे घर में आता है, ठीक है, वहां पे तो यहाँ लिख देता हूँ, यूज्ड इन, या प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक जनरेटर्स और यूज्ड इन हाउस होल्ड सर्किट्स में भी इसी का इस्तेमाल होता है, एसी ही आती है, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, तो देखो ये यहाँ पे एसी is more dangerous than DC as it attracts a person towards it, whereas DC repels। लेकिन इसमें भी एक चीज है, अगर पर्सन आजू बाजू है, जैसे बहुत हाई पावर ट्रांसमिशन लाइंस होती है ना, बहुत ऊपर होती है, आपने देखे हैं जिसमें बहुत ज्यादा करंट 44,000 वोल्ट आ रहा होता है, वो कितने ऊंचे ऊंचे पोल्स के ऊपर लगाई जाती है, टावर्स, इनफैक्ट देखो कितने ऊपर ऊपर टावर्स, रीजन कि भैया वो ना पर्सन को अट्रैक्ट करती है, इसलिए बहुत ऊपर दूर लगाते हैं, हाँ, इंसान को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। और इंसान की बॉडी में भी वो सेम चीज बहुत कम के बराबर होती है, मगर होती है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, और डीसी उसको रिपेल करती है, डीसी जबकि पर्सन को रिपेल करती है। लेकिन अगर पर्सन एक बार डीसी के लपेटे में आ गया ना, तो फिर डीसी बिल्कुल नहीं छोड़ती है। रीजन पता है क्या, डीसी ऐसी जाती है सीधी, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सीधी है, तो मेरी टेढ़ी लाइन बन गई, बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, यूं वर्क एकदम स्ट्रेट, है ना, छोड़ेगी नहीं बंदे को। लेकिन अगर वो एसी के लपेटे में आया तो यूं कर कैसे जाएगी, अब जब वो यहाँ हो रहा पर्सन कहाँ थे, तो हाथ हटा सकता है, बच जाएगा, ठीक है। तो अपने अपने मायनों में दोनों ही डेंजरस है, ठीक है। जब भी रिक्वायरमेंट होती है आप एसी को डीसी और डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं एसी के, ठीक है। तो एडवांटेजेस और फिर डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, और इसके बाद चैप्टर की समाप्ति करेंगे, चैप्टर की नहीं, इस टॉपिक की, और नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली जो है हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, तो cost of generation of AC is very less, AC is very less than DC, AC को प्रोड्यूस करना बहुत सस्ता पड़ता है, ठीक है। फिर AC can be easily converted to DC, AC को DC में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, ठीक है,
क्योंकि कई जगह एसी आ तो एसी रहा है, लेकिन कई डिवाइस ऐसे होते हैं जिन्हें डायरेक्ट करंट चाहिए। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है, इन्वर्टर के जरिए हम ये चीज कर लेते हैं। जो तुम्हारे घर में इन्वर्टर लगा होता है वो यही करता है, ठीक है, करंट को इन्वर्ट करता है, उसकी डायरेक्शन इन्वर्ट करता है। अब एसी को ना कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, तो एसी कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ choke, which involves less power loss. Whereas DC can be controlled using resistances which involves high energy loss. अब रेजिस्टेंस से जब भी करंट को क्या करोगे, रिड्यूस करोगे, कंट्रोल करोगे, तो उसमें लॉस बहुत होता है। लेकिन चोक्स के जरिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चोक्स के जरिए अगर करंट को कंट्रोल करते हो, जो कि जैसे कि एसी में किया जाता है, तो पावर लॉस कम होते हैं, ठीक है। AC can be transmitted over long distances without much loss of energy. जाओ, ठीक है। फिर AC machines are stout and durable and do not need much maintenance and do not need much maintenance, ठीक है। तो जो एसी मशीन्स होती है ना, वो बहुत मजबूत होती हैं। स्टाउट मतलब मजबूत, ड्यूरेबल, टिकाऊ, और ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब एज एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, तो सारे एसी के एडवांटेजेस भी नहीं तो डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे ना। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी, एसी के डिसएडवांटेजेस, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं? AC cannot be used for the electrolysis process, ठीक है। याद होगा केमिस्ट्री में जितनी बार भी पढ़ाई है, 9 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी ली थी। कभी मैंने बोला था प्लग घुसाओ और लगा दो? नहीं बोला होगा। और शोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाने जा रहा हूं। शोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म as it reverses its polarity। एसी को ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यार मतलब ना पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, हर 0.02 सेकेंड्स के बाद 0.2 सेकेंड्स लगभग
के बाद ना वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देंगी। समझ में आ रहा है? वो बार बार अपनी 0.01 सेकंड के बाद डायरेक्शन चेंज कर देंगी। मतलब पहले पंखा लेफ्ट घूमेगा फिर राइट घूमेगा, लेफ्ट राइट घूम ही नहीं गया पूरा। ओके, लेकिन सर पंखे में भी तो आपने अभी बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, तो पंखे में ना वहां पे अब ये सिलेबस से हटा दिया है, वहां पे स्प्लिट रिंग्स लगी होती हैं। ठीक है, वो स्प्लिट रिंग्स यही करती हैं डायरेक्शन, जैसे ही एसी में डायरेक्शन रिवर्स होती है वो फिर उसको फिर से रिवर्स कर देती है, तो पंखा सीधा ही चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस ये जान लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एसी यूज करते नहीं। फिर एसी इज मोर डेंजरस देन, ये तो मैंने अभी जस्ट आपको बता ही दिया था। ठीक है, सो देखो एक एडवांटेज इसमें ये लिख सकते हैं कि ना हम ट्रांसफार्मर का यूज करके किसी भी वोल्टेज का, ठीक है, मतलब किसी भी वैल्यू का डिजायर्ड वोल्टेज ऑब्टेन, मतलब किसी भी वैल्यू का डिजायर्ड वोल्टेज ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग ट्रांसफार्मर alternating current of any desired voltage can be obtained। जितनी चाहो उतनी वोल्टेज आप प्रोड्यूस कर सकते हो। कुल मिलाकर ये एसी में कितनी भी वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हो, 44,000 वोल्टेज सुनी होगी आपने। 2.2 केवी किलो वोल्ट, वो तो कुछ नहीं है, 2.2 का मतलब 2200। ठीक है, 2200 वोल्ट, 44,000, 44 केवी, है ना? कभी सुना है? ये एसी में है 44,000 वोल्टेज, कभी सुना? 44,000 वोल्ट की डीसी नहीं सुनोगे भाई, इतनी तो प्रोड्यूस ही नहीं होगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।